हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज ये सीडीपी की हमारी 3rd क्लास है और इसमें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे आपको पता है, अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन पेपर भी अभी चेक किए होंगे जो रिसेंटली हुए सीटेट के, तो इस चैप्टर से आपको पता है आपके 6 to 7 मार्क्स बन जाएंगे आराम से। सिर्फ आप अगर इतने टॉपिक ये 3 पढ़ लेते हो ना, प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। अगर हम सिर्फ प्याजे की बात करें तो पहले जैसे पता है कि 2-3 मार्क्स का पूछा जाता था, बट अगर अभी ऑनलाइन पेपर जो हुए हैं रिसेंटली उनकी बात करते हैं तो सिर्फ प्याजे से ही आपके 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब अगर आपका प्याजे अच्छे से तैयार है तो आपके 4 to 5 मार्क्स कंफर्म हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्याजे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वाइगोत्स्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है। प्याजे ने दी है कॉग्निटिव थ्योरी, मतलब कि प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो मतलब ये किसकी बात करेंगे, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है कि प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब कि प्याजे एक रचनावादी जो किस पे विश्वास करते हैं कि इनका मानना है कि बच्चा खुद अपनी एक्टिविटी से सीखता है, मतलब इंडिपेंडेंट एक्टिविटी से क्या करता है, बच्चा सीखता है। तो बच्चा खुद की एक्टिविटी से कैसे सीखेगा, अगर ये मानते हैं तो इन्होंने ही बच्चे को क्या बोला है, इन्होंने ही बोला है बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने बच्चे को क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि ये किस पे विश्वास करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, मतलब कि बच्चा एक खुद रचनाकार है, वो अपनी जो एक्टिविटी से खुद सीखता है। और इन्होंने क्या माना कि ये मानते हैं कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ज़्यादा लोगों का जो मानना है वो क्या है कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, लेकिन ये क्या बात करते हैं, ये मानते हैं कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने माना है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में हो जाता है, मतलब कुछ विकास इस स्टेज पे हो जाएगा, उसके बाद इतना इस स्टेज पे आएगा तो बच्चे का इतना ही विकास होगा। तो मतलब उनका मानना है कि जैसे ही बच्चा 0 to 2 ईयर का होता है तो कुछ विकास उसमें, उसके बाद फिर इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है। तो इनका मानना है कि बच्चा जब 4th स्टेज पे पहुंचेगा तो वहाँ पे उसका इतना विकास हो चुका होगा। तो इसलिए ये क्या मानते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डेवलपमेंट एक कैसी प्रोसेस है या कैसी प्रक्रिया है, तो जब तक आपको वहाँ पे स्पेसिफिक प्याजे का नाम नहीं लिखा रहे कि प्याजे के अनुसार डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, तब तक आप वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस को टिक मार्क नहीं करना है, वहाँ आपको कंटिन्यूअस ही लगाना है। जब आपको प्याजे दिख जाए तो वहाँ पे आपको क्या मार्क करना है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। जब ये और क्या मानते हैं, इनका नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है और जो उसका अधिकतम विकास होता है वो कब तक हो जाता है, वो हो जाता है आपका 15 ईयर्स तक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये बोलते हैं, ये किसकी बात करते हैं, ये स्कीमा की बात करते हैं। अब स्कीमा क्या होता है, तो इनका मानना है कि बच्चा बाय बर्थ ही कुछ उसके माइंड में पहले से कुछ स्कीमा होते हैं सर्वाइवल के लिए। कैसे? जैसे आपको पता है कि बच्चा जब बिल्कुल जन्म लेता है तो उसमें सकिंग की हैबिट होती है, मतलब वो बच्चा उसको सिखाना आपको नहीं पड़ता, उतने छोटे बच्चे को आपको सिखाना नहीं पड़ता। या फिर आप और एग्जांपल ले लें कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके पास अगर आप अपनी फिंगर्स ले जाओ तो वो ऐसे फिंगर आपकी होल्ड कर लेगा, मतलब कि ग्रैस्पिंग पावर होती है, उसको ये पता है कि हाँ अगर ऐसे फिंगर आएगी तो आपकी फिंगर ऐसे होल्ड कर लेगा। तो यही आपका कहलाता है कि उन्होंने बात की है कि कुछ स्कीमा उसके मेंटल में पहले से होते हैं सर्वाइवल के लिए। अब स्कीमा क्या कहलाता है, स्कीमा आपका वो होता है कि आपके माइंड में कुछ पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर्ड है, उसी को बोलते हैं स्कीमा। प्याजे की 4 स्टेजेस समझने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्कीमा, जैसे हम समझ लिए कि स्कीमा क्या होता है, तो वो कैसे माइंड में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है किस सीक्वेंस में। तो पहले हम वो जान लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्कीमा क्या है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ उसके माइंड में बाय बर्थ है। अब बच्चा एक दिन खेल रहा था तो उसकी माँ ने इसको, एक छोटा सा पपी था तो उसको एक्सप्लेन किया कि ये डॉग है,
ये ऐसा दिखता है, इसके 4 लेग होते हैं, ठीक है। माँ ने पूरा एक्सप्लेन किया। तो बच्चे ने क्या किया, जो स्कीमा था उसमें बच्चे ने इंफॉर्मेशन क्या कर ली, ऐड कर ली। उस इंफॉर्मेशन को जो माँ ने बताया उसको ऐड कर लिया, मतलब क्या किया, संतुलन बनाया। जो पहले से कुछ स्कीमा था माइंड में और इस वाली इंफॉर्मेशन करके भी क्या किया उसने, संतुलन बना लिया कि इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसा दिखेगा जिसके 4 लेग होंगे, 2 ईयर होंगे, वो क्या होगा, वो डॉग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे बच्चे ने क्या देखी, कैट देखी। तो बच्चे को क्या हुआ, लगा कि जो डॉग है और कैट, बच्चे ने क्या बोला माँ से कि ये डॉग है। क्यों, क्योंकि कैट भी वैसे ही दिखती है, उसके भी 4 लेग हैं, 2 ईयर हैं। तो बच्चे को लगा कि ये भी डॉग है। बच्चे ने माँ से बोला कि ये डॉग है, लेकिन उसको क्या हुआ, कंफ्यूजन कब हुआ, जब कैट ने आवाज़ निकाली। उसको लगा कि कल तो जो डॉग माँ ने एक्सप्लेन किया था वो तो दूसरी आवाज़ निकाल रहा था और आज ये डॉग दूसरी आवाज़ निकाल रहा है। तो उसको क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन, मतलब उसको कंफ्यूजन हो गया। उसको क्या हुआ, वो कंफ्यूज हो गया कि ये जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी उसमें क्या हुआ, असंतुलन हो गया कि अरे कल जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग तो ये फिट ही नहीं हो रहा। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया तो फिर माँ ने उसको क्या किया, फिर से एक्सप्लेन किया कि नहीं, ये कैट है, ये ऐसे बोलती है, और जो कल बताया उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे बच्चे ने एकोमोडेशन किया, मतलब समायोजन किया। कैसे, इसमें आप टर्म याद रखना, बच्चे ने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन को एडजस्ट किया, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, बच्चे ने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन जो पहले से थी उसको ही मॉडिफाई किया। यानी जब मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चा करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। और जब बच्चा नई इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है, सिंपली ऐड करता है, तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। आपको समझ आ गया, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब है कि मॉडिफाई करना, ठीक है, मतलब जो पहले से स्कीमा है, इंफॉर्मेशन है, उसमें चेंज करना। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, चेंज करना, तो इससे शायद आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। चेंज करना, मॉडिफाई करना इंफॉर्मेशन को। और एसिमिलेशन होता है कि न्यू इंफॉर्मेशन को सिंपली ऐड करना, कि मम्मा ने अगर बता दिया कि चलो ये एरोप्लेन है, ये ऐसे फ्लाई करता है, तो बच्चे को लगा कि ठीक है वो नई इन्फॉर्मेशन है, बच्चे ने उसको सिर्फ ऐड कर लिया। लेकिन जब नेक्स्ट बच्चा बर्ड देखेगा और माँ उसको एक्सप्लेन करेगी कि नहीं ये बर्ड है, ये आपकी एरोप्लेन नहीं है, तो उस सिचुएशन को जब बच्चा अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या बोलोगे, एकोमोडेशन, यानी समायोजन करना। ये समझ आ गया। तो चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्याजे की 4 स्टेजेस जो हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेजेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और डायरेक्ट आते हैं। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बस शॉर्ट नोट अपना कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, तो उससे आप ये कभी नहीं भूलेंगे, आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेज की जो बात की है प्याजे ने, वो आपकी बात की है सेंसरी मोटर स्टेज। उन्होंने किस एज ग्रुप की इसमें बात की है, 0 से 2 ईयर। तो अब आपको ये सिर्फ ये नाम से ही याद रखना है और इनका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट कौन सी है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। अगर इनकी हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इनका शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो SPCF, मतलब सृष्टि एंड पुनीत इन सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सृष्टि एंड पुनीत इन सेंट्रल फोर्स, ये बना सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो स्पेशल पुलिस सेंट्रल फोर्स, जिससे आपको याद रहे, सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस भी कभी कभी पूछते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें सेंसरी मोटर, तो इसको आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कैसे 2 वर्ड से बना है, जैसे सेंसेस और मोटर। मतलब सेंसेस का मतलब हो गया कि बच्चा अपने 5 सेंसेस के थ्रू, और मोटर मतलब क्या, फिजिकल एक्टिविटी। मोटर का इसमें वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, किससे रिलेट करेंगे इसको आप, फिजिकल एक्टिविटी। तो जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी किसके थ्रू सीखता है, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है 5, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी हो गई, जो बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। अब
अब अगर हम सेकंड की इसी में बात करते हैं तो इस स्टेज में क्या होता है कि किस चीज़ की कमी रहती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की। मतलब अगर जब इतना छोटा बच्चा होता है तो जब तक उसके सामने चीज़ है तब तक तो वो क्या करेगा, उसको याद रहेगा, और अगर आप उस चीज़ को छुपा दो, उसका टॉय छुपा दो तो वो भूल जाता है। या फिर जैसे आप इतने छोटे बच्चे के जब होता है तो बच्चा खेलते हैं ना ऐसे छिप के झाँ करके, तो जब तक बच्चे को फेस दिखता रहता है तो लगता है कि हाँ जो भी उसकी माँ है या जो भी बच्चे के साथ खेल रहा है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, और जैसे ही उसका फेस छुप जाता है तो बच्चे को लगता है अच्छा ये यहाँ नहीं है। तो इसी को बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंट या परमानेंस या फिर वस्तु स्थायित्व। तो ये क्या होती है, इस वाले स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये वाले स्टेज आप सिर्फ नाम से ही याद रखना, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें प्री ऑपरेशनल, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक क्रिया। तो अब ये आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग माने आते हैं और उसमें ऑप्शन इतना क्लोज होता है कि आप उसको टेक नहीं कर पाओ। देखिए अगर हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो सेकंड स्टेज क्या है आपकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि क्या होती है 2 to 7 ईयर ये मानते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, यानी कि लॉजिक से पहले की, मतलब लॉजिक बच्चे में इस स्टेज में नहीं आता, इसके बाद वाले स्टेज में आता है, ठीक है। तो लॉजिक आने के पहले वाली स्टेज, इसमें क्या करता है बच्चा, देखिए ये कौन सी एज होती है, सिंबॉलिक एज। जैसे आपको पता है कि बच्चा प्ले ग्रुप में इसी एज में जाना शुरू करता है, तो वहाँ पे प्ले ग्रुप में क्या करते हैं, सिंबल्स के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं, तो बच्चा सिंबल्स के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है, तो इसीलिए इस एज को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक एज। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर हम इस स्टेज पे बच्चे को बताएंगे कि आप 37 को ऐड करो या फिर 73 को ऐड करो, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि दोनों नंबर का एडिशन क्या होगा, सेम होगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकता है, तो देखिए जैसे बच्चे को यहाँ इस स्टेज पे आप नहीं समझा पाओगे कि पानी से ही बर्फ बनती है और बर्फ से ही हम पानी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब थर्ड की बात करें तो इस स्टेज के बच्चे को आपने देखा होगा कि जो बच्चे को पसंद है वो कोशिश करता है कि वही सबको पसंद है, उसको ऐसा लगता है कि वो सबको पसंद है, तो इसीलिए बच्चे को क्या बोलते हैं इस एज में, ईगोसेंट्रिक होना। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए आप अगर बच्चे को कोई कार्टून कैरेक्टर पसंद है, सपोज कीजिए भीम पसंद है, तो जो इस एज ग्रुप का बच्चा होगा ना, अगर आप उसके सामने बोल दोगे कि मुझे भीम नहीं पसंद है, ये कैसा है, तो मतलब बच्चा इतना गुस्सा करेगा कि वो आपसे बात भी नहीं करेगा और उसको वो तब तक नहीं मानेगा जब तक आप बोल नहीं दोगे कि नहीं हाँ ये बहुत अच्छा है। तो मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने जो बोल दिया, उसे जो पसंद है वही सबको पसंद है। तो इस एज के बच्चे का क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि एनिमिज्म होता है, जैसे मैं आपको पहले लास्ट क्लास में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि क्या होता है कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं कि अगर उनको बाय चांस चोट लग गई, वो गिर गए, तो क्या करते हैं पेरेंट्स, उसी टाइम पे अगर वो फ्लोर पे गिरे तो फ्लोर की ऐसा पीटने लगते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अच्छा उसको भी चोट लगी, या टेबल से चोट लग गई तो टेबल को पीटने लगते हैं पेरेंट्स। तो बच्चे को फील होता है कि अच्छा वो मानता है कि अब इसको भी चोट लग रही है, तो वो वहाँ से शांत होता है। इसी को बोलते हैं एनिमिज्म, ठीक है। नेक्स्ट की जो बात करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक क्रिया। ये क्या होती है, 7 to 11 ईयर्स। तो देखिए इसमें बच्चे का लॉजिक तो आ जाता है, आप कंफ्यूज मत होना जब भी वहाँ पे पूछे कि बच्चे को कॉन्क्रीट लॉजिक जो है चीज़ों के लिए वो कब आता है, वो आता है आपका 7 to 11 ईयर्स। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर बात करें तो वो आता है आपका 11 के बाद, ठीक है, इस वाली एज में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार ये गलत भी बच्चे करते हैं क्योंकि इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग में आप कंफ्यूज मत होइए। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, मतलब जो चीज़ दिखना। जैसे बच्चे को अगर एक्सप्लेन करेंगे कि ये ब्लैक कलर का मार्कर है, इसमें ब्लैक इंक पड़ती है, तो हम जो भी बताएंगे तो बच्चा इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा, इसके बारे में सोच पाएगा। तो क्योंकि ये बच्चे के सामने चीज़ है तो इसलिए वो इसमें लॉजिक लगा सकता है, देख सकता है, जो भी टॉय है उसको ओपन करके क्लोज करके देख सकता है, उसमें वो लॉजिक लगाएगा। बट उसके वो चीज़ सामने होनी चाहिए, मतलब वो किसमें, मूर्त चीज़ों के लिए क्या करता है, लॉजिक लगा पाता है। किस एज में, 7 to 11।
नेक्स्ट एज जब आती है तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, जैसे अगर आप वॉच की बात कर लें, ठीक है, उसको वॉच आप बोलें कि इस वॉच में इतना टाइम आप पर्टिकुलर कोई भी बता दें कि इतना बजा है, तो इस टाइम पे जो उसकी एंगल होगा उन सुइयों के बीच में वो फाइंड करने आप बोल दो। तो इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि आपके सामने वो चीज़ बच्चे के सामने प्रेजेंट ना हो तब वो बच्चा उस चीज़ के बारे में सोचने लायक हो जाए, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त चिंतन। नाम से ही समझ आ रहा है कि वो चीज़ उसके सामने नहीं है, वो अमूर्त चिंतन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपको सारे पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, इनका आप जो वर्ड का मीनिंग है ना वो अच्छे से याद रखिए तो कभी नहीं भूलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, मतलब जो सामने ना दिखे, और कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो सामने प्रेजेंट हो। तो देखिए इस एज में क्या आ जाता है, इंडक्टिव थॉट आ जाता है। इंडक्टिव थॉट मतलब कि पहले आप क्या करते हैं, बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद आप थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इंडक्टिव थॉट, पहले एग्जाम्पल दो फिर उसकी थ्योरी पे आओ। नेक्स्ट आता है लॉजिक, वही जो मैंने आपको बताया कि मूर्त चीज़ों के प्रति उसका क्या आ जाता है, लॉजिक बच्चे में बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इस स्टेज में, कॉन्क्रीट स्टेज में आपके बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब बच्चा ये सोच पाता है कि अगर वो ग्लास में पानी है या फिर बाउल में पानी है तो दोनों की क्वांटिटी सेम है, या फिर अगर आप बात करो तो वो ये भी समझ सकता है कि हाँ बर्फ़ से पानी बनाया जा सकता है, पानी से बर्फ़ बनाया, तो मतलब रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस स्टेज में आपका आ जाता है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम CCS की, तो मतलब बच्चे को ये लॉजिक भी आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, तो बच्चा इस स्टेज में वो लगाने लगता है, तो उसी को बोलते हैं CCS, मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। इसकी क्वालिटी भी बच्चा आ जाता है, मतलब A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ लेस देन C, ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चे में कॉन्क्रीट स्टेज में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें तो वो होता है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आप 11 to 14 में यहाँ पे मार्क कर सकते हो, या 11 to 15 जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाए। तो देखिए इसमें बच्चे का ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये हर बार रिपीट होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में कब आता है, लॉजिक कब आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब बच्चे को आप समझ में आ जाता है, आप रूल टू एग्जाम्पल जा सकते हो, यानी किसी चीज़ का आप पहले रूल बता दो। सपोज कीजिए आप मैथ्स का कोई थ्योरम बता रहे हो या मैथ्स का एग्जाम्पल आप कुछ बता रहे हो, तो आप पहले उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, फिर आप थ्योरी पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को यहाँ पे समझ आने लगता है। और बच्चा यहाँ पे हाइपोथेटिक जो डिडक्टिव रीजनिंग होता है वो भी लगाने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिकल्पना, मतलब जो पहले से कुछ प्रूफ हैं, मौजूद हैं, उनके बेसिस पे बच्चा कुछ आगे क्या कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है और कुछ आगे सोच सकता है, तो उसी को बोलते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये स्टेजेस आपको क्लियर हो गई, इसी को आप सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है, SPCF। तो प्याजे आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं 1 मिनट में प्याजे का जो मेन पॉइंट है वो आपको समराइज कर देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी, प्याजे ने दी है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी देने के बाद वो क्या प्याजे कैसे मानते हैं बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट उन्होंने कहा। जब ऐसा कहा तो मतलब वो किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, मतलब रचनावाद पे वो विश्वास करते हैं। तो प्याजे को आप क्या बोल सकते हो, वो एक रचनावादी है, ठीक है, मतलब वो बच्चे को क्या समझते हैं कि वो एक खुद की एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है, सीखता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। फिर प्याजे ने ही किसकी बात की है, स्कीमा की बात की है। स्कीमा क्या आपका होता है, स्कीमा होता है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो माइंड में बच्चे के पहले से स्टोर होती है। और प्याजे ने बोला है कि बाय बर्थ ही उसमें कुछ स्टोर होती हैं, जैसे सर्वाइवल के लिए। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, सकिंग करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बात की थी, मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात की थी। तो एसिमिलेशन होता है नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, एकोमोडेशन का होता है मतलब उसमें मॉडिफाई करना, जो इन्फॉर्मेशन पहले से है या उसको चेंज करना। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट फिर आते हैं हम स्टेजेस पे। तो उन्होंने 4 स्टेज दी हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, मतलब नाम से आपको पता है बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा, और उस स्टेज में बच्चे का क्या होगा,
ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड आपकी होती है प्री ऑपरेशनल, जिसमें होता है बच्चा 2 to 7 ईयर। इस एज में क्या बोलते हैं, लॉजिक से जस्ट पहले की एज। इसमें बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब जो बच्चे को अच्छा लगता है उसका मानना है वो सबको पसंद होना चाहिए। और क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक एज। सिंबॉलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेवे एज, आप उससे याद रख सकते हो कि बच्चा इस एज में प्ले ग्रुप में जाता है तो वहाँ पे सिंबल के थ्रू ही बच्चे को सारा कुछ रिकॉग्नाइज कराते हैं, तो इसलिए इस एज को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक एज बोलते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज में एज ग्रुप की बात करें तो ये 7 to 11 ईयर की होती है। इस स्टेज में बच्चे को कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए क्या आ जाता है, लॉजिक आ जाता है, मतलब मूर्त चीज़ों के लिए बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है। फिर सेकंड की बात करें तो इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। थर्ड की बात करें तो इसी में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चे को चीज़ें लगाना आ जाता है। लास्ट स्टेज की बात करते हैं तो वो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 11 ईयर प्लस, मतलब 11 to 15 या 11 to 14। इस एज में बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, डेवलप हो जाती है। मेन पॉइंट इसका यही है, आप याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाता है बच्चे में और बच्चा क्या करने लगता है, डिडक्टिव रीजनिंग लगाने में कैपेबल हो जाता है। तो आई होप आपको पियाजे की थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, मैथ की, CDP की एंड साइंस की, तो उसकी प्लेलिस्ट आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी सेफ, हैप्पी लर्निंग।